Good evening, everyone. Good evening. Welcome to the session. So continuing our discussion from where we left in the last class. So अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराए और कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में हमने समझा। तो अगर मैं क्विकली आपको कल का डिस्कशन का जिस्ट दूं तो हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है। इट का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था -k/2 इंटू एक्स फाइनल का होल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का होल स्क्वायर, जहां पे एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल आर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट। और फिर हमने एक चीज पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है that is given by the formula half into k into x square. ये potential energy of the spring है, U spring. This is given by half into k into x square, where x is extension or compression from natural length, right? ये हम लोगों ने समझा था। So ये दो चीजें देखी थी और उसके डिफरेंट एप्लीकेशन के बारे में समझा था। तो आज हम इसके आगे थोड़ा चलते हैं and we will talk about potential energy, the concept of potential energy. So जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, that is, it starts from the basic understanding that change in potential energy is negative of work done by conservative forces. यहीं से आपकी डिस्कशन स्टार्ट होती है। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है आपका, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। We start from here. Change in potential energy is negative of work done by conservative forces. अब समझने वाली बात यह है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। Which are the conservative forces that we know of or that we talk about? So जो conservative forces है जो हम पढ़ते हैं वो है gravitational force, electrostatic force and magnetic force. ये तीन के बारे में and spring force. ये तीन forces के बारे में generally we study and these are the example of conservative forces. Gravitational force, electrostatic force and spring force. तो मैकेनिक्स की जहां तक मैकेनिक्स की बात है, मैकेनिक्स में वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही डिफाइन होती है जैसे मैकेनिक्स में डिफाइन होती है। क्लियर है ये? सो डेल यू एक नेगेटिव ऑफ वर्क में कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये ऑलरेडी हमने थियरी पॉइंट में कवर किया हुआ है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवा रहा हूँ जो कि शायद आप भूल गए होंगे, ध्यान से सुनना। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक मास है, ठीक है, वी हैव लिफ्टेड इट बाय अ हाइट h, वी हैव लिफ्टेड इट बाय अ हाइट h, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है। तो हम ये बोलते हैं कि change in potential energy which is u final minus u initial, this is negative of work done by gravitational forces. अभी work done by gravitational forces कितना होगा, नेगेटिव रख लो। work done by gravitational force कितना हो जाएगा, देखो जो भी ब्लॉक है मास m का, इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है नीचे और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऊपर, और mg और h के बीच का एंगल कितना है, वो है 180 डिग्री। तो क्या work done by gravitational force is minus of mgh here? I hope you all are understanding this. क्या work done by gravitational force is minus of mgh? तो ये माइनस माइनस ऐड होके प्लस हो जाएगा and we will get mgh. So कुछ स्टूडेंट्स ने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो we have started our discussion इस पॉइंट के नीचे, सब लोग सुनेंगे। So what we are saying or what we are talking about the concept of potential energy. Today we are talking about the concept of potential energy. जो
पहली बार वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में इंट्रोड्यूस होता है। सो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, डेल यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, यहां से दिस इज व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहीं से आपकी पोटेंशियल एनर्जी के सारे डेरिवेशन, सारे अंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होती है। सो दिस इज द बेसिक एंड द सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में रादर देन पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। हाउ टू फाइंड आउट इफ ए गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ऑलरेडी ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, आपको वो नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो so conservative force, gravitational force and spring force are the example of conservative force. Delta U or change in potential energy is negative of work done by conservative forces. Clear है ये? अब सुनना, देखो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कल मैंने आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बताया था, विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। साथ ही साथ मैंने एक पॉइंट लिखाई थी कि हाफ के स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर हम नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितना माने, 0, तभी किसी एक्सटेंशन x या कंप्रेशन x पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। वाज दैट द अंडरस्टैंडिंग दैट वी वर हैविंग? तो अब हम इस चीज को थोड़ा डीप में जा रहे हैं और समझ रहे हैं। देखो ये जो है डेल यू इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो सपोज हम एक मास को जमीन से उठा के हाइट h ऊपर ले गए, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ये नेगेटिव लगाया मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस अगर हम देखें, वर्क डन निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है, हमने कल पढ़ा था। वर्क डन निकालने का बेसिक तरीका होता है dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दिस इज व्हाट इज आवर बेसिक डेफिनेशन, राइट? अब अगर हम ब्लॉक को लिफ्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, तो इसीलिए वर्क डन टोटल जो हो जाएगा, क्या विल इट बी इक्वल टू f वेक्टर डॉट s वेक्टर। और ये इसलिए होगा क्योंकि 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 वर्क डन क्या है, वर्क डन टोटल इज f वेक्टर डॉट s वेक्टर। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है जब हम हाइट h ऊपर ले जा रहे हैं सरफेस से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, इसीलिए ये f वेक्टर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था। कल का डिस्कशन याद है? तो तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, विल इट बी फोर्स वेक्टर, इसको मैं लिख रहा हूं देखो, mg इंटू माइनस जे कैप। क्या ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg, नीचे की तरफ, तो mg इंटू माइनस जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h इंटू जे कैप। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जे कैप डॉट जे कैप, ये -1 हो जाएगा एंड mgh रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस mgh। तो ये जो माइनस mgh आया देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो माइनस ऑफ माइनस mgh ये प्लस mgh हो गया। तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप आया कि u फाइनल इक्वल टू u इनिशियल प्लस mgh। अगर u फाइनल को मैं लिखता हूं एज u एट अ हाइट h, तो u एट अ हाइट h विल बी इक्वल टू u एट हाइट 0 प्लस mgh। एंड व्हाट इज u एट हाइट 0? u एट हाइट 0 कुछ भी हो सकता है। तो अभी समझने वाली बात क्या है, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ली गई है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस लेवल, इसको रेफरेंस लेवल बोलते हैं, इज 0, then potential energy at height h will be
mgh। समझे मैंने क्या बोला? देखो बेसिक डेफिनेशन है डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बेसिक डेफिनेशन है ये, वी आर अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको यूज कर रहे हैं कि अगर हम एक ब्लॉक को, एक मास को जमीन से कुछ ऊपर हाइट h तक ले गए, तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू चाहिए या यू एट हाइट चाहिए। तो हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला लगाया, डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर हम ब्लॉक को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव माइनस mgh। क्यों हुआ नेगेटिव वो मैंने यहाँ पे डिराइव करके आपको दिखाया। क्या ये बेसिक वर्किंग आपको समझ में आ रहा है? ये आपको समझना है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे रटने का स्कोप नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। क्या क्लियर है ये? कैसे हमने डॉट प्रोडक्ट करके माइनस साइन लाया, क्या ये समझे आप? ठीक है, सो दिस व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग। तो यू एच इक्वल टू एम जी एच। अब देखो अगर आपको ये यहाँ पे ये चीज समझ में आई है, तो अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल कि सपोज ये रेफरेंस लेवल है और सपोज हम मास को यहां से नीचे लेके जा रहे हैं बाय अ डिस्टेंस h। अब ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। सब लोग ध्यान से देखना। तो अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला लगाएं विच इज डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डेल्टा यू विल बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यहाँ पे अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस अगर निकालेंगे, सुनो ध्यान से, सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ध्यान से, mg इंटू माइनस जे कैप डॉट h इंटू माइनस जे कैप। क्या ये सबको समझा? क्या ये समझ में आ रहा? सबके दिमाग में ये मेंटल कैलकुलेशन हो जा रहा है? डीडब्ल्यू का बेसिक डेफिनेशन ये था। सो टोटल वर्क डन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्यों एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर? बिकॉज एफ कांस्टेंट है। तो एफ वेक्टर जो है वो mg है और नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है और नीचे की तरफ इसलिए माइनस जे कैप। तो ये आ गया mgh माइनस जे कैप डॉट माइनस जे कैप, ये 1 हो जाता है। सो दिस बिकम्स mgh। क्या क्लैरिटी है ये? तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन यहाँ पे हो जा रहा है, देखो mgh। तो हमारे पास रिजल्ट आया u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस mgh। तो अगर मैं u फाइनल बोलूं, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट अ डेप्थ h, नॉट हाइट, एट अ डेप्थ h, that will be equal to u initial minus mgh। डेप्थ h, इसको माइनस h बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये प्लस h लिखा है। प्लस h क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से ऊपर जा रहा है, हम यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, then potential energy at depth h will it be equal to minus mgh। क्या ये समझा? तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट h फ्रॉम अ रेफरेंस लेवल विल बी प्लस mgh अगर हम ऐसे लेके गए, और अगर हम एक रेफरेंस लेवल से नीचे लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को हाइट h से, तो वर्क डन, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस mgh। तो यहाँ से अपने को क्या समझा? यहाँ से अपने को समझा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो कब होगा? मान लो ये रेफरेंस लेवल है, अगर ऑब्जेक्ट इसी रेफरेंस लेवल पे रहे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? अगर रेफरेंस लेवल के ऊपर चला जाए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है? और अगर रेफरेंस लेवल के नीचे चला जाए तो क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है? क्या ये समझे आप? एवरीवन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू कनेक्ट द डॉट्स? क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये?
गुड। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, सपोज इफ आई से, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये सीखना है आपको, ये कॉन्सेप्चुअल है। ये जो चीज है ये न्यूमेरिकल से कम एस्पेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा आ रहा है। सुनना, अगर मैं बोलूं ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरा अर्थ है, मान ये अर्थ को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इस ग्राउंड से, और ये मेरा मास है। तो जब मैंने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एट अ हाइट h, ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? दिस पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिलोंग्स टू ऑप्शन 1 मास, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी both mass and earth, ऑप्शन डी mass 50%, अर्थ 50%। कौन सा सही ऑप्शन है? ये पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और मास दोनों की है। ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और मास दोनों की है, समझे? अब आप ऐसे भी नहीं बोल सकते, देखो डी ऑप्शन भी गलत है। आप नहीं बोल सकते कि 50% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी मास की है और 50% अर्थ की है, या 75% मास की है 25% अर्थ की है, या उल्टा 75% अर्थ की है 25% मास की है। ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की एंड मास की। तो बेसिकली जब पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, मान लो ये अर्थ है, समझना, और ये मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफाइन करते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं अर्थ मास सिस्टम के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट है। ये अर्थ, ये मास है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अर्थ मास सिस्टम। क्या ये समझा सबने, एवरीवन? तो अब हम ऐसा भी, जैसे कि डी वाला भी ऑप्शन मैंने एक दिया था, फील करो ये गलत क्यों है? डी वाला ऑप्शन इसलिए गलत है बिकॉज हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि 25% इसका, 75% इसका, 10% इसका, 90% उसका। ऐसा हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये दोनों की है। तो ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया, इसके ऊपर रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। क्या क्लियर है ये? नेक्स्ट जो है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? कल का रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग दोनों आपको मिल जाएगा आज, ठीक है? सो एंश्योर दैट यू आर ब्रशिंग अप द फंडामेंटल्स। कल का लेक्चर को अगर आपको फिर से रिवाइज करना है, आप उसे देखें और देखने के बाद आप उसके क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? सॉरी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ओके, फाइन। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे। So what we will do, we will say that delta U is equal to negative of work done by spring force. ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। डेल्टा U is equal to negative of work done by spring force. क्लैरिटी है ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? दिस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो, ध्यान से देखना, अगर आप थोड़ा सा इसमें अकल लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि सपोज हमने ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सपोज वी से दैट हमने इस ब्लॉक को एक्सटेंड किया बाय डिस्टेंस x।
तो बेसिकली ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ तक पहुंच ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ये है मेरा नेचुरल लेंथ, ये है मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट अ एक्सटेंशन ऑफ एक्स। तो जो डेल्टा यू है, which is u final minus u initial, it is equal to negative of work done by spring force. अब work done by spring force कल ही हमने पढ़ा था, it is given by minus of k by 2 into x final का whole square which is x square minus x initial का whole square which is 0 square. तो ये आया, देखो ये आ रहा है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर विच इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल हो गया u इनिशियल प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझना, ये जो डिस्कशन है, ये जो हम इस स्टेज से इस स्टेज में आ रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप अकल लगाओ, क्या मैं u फाइनल को बोल सकता हूँ u x, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एट एन एक्सटेंशन x इज इट इक्वल टू u इनिशियल प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ इफ u initial which is u at extension 0 is equal to 0, अगर हम इसको 0 मानते हैं, then potential energy at an extension x will be half k x square. This is what is spring potential energy. और इसी को कल मैंने यूज किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी को मैंने यूज किया था वर्क एनर्जी थ्योरम। याद है कल हमने जब प्रॉब्लम्स बनाए थे स्प्रिंग फोर्स वाले, तो क्या हमने स्प्रिंग फोर्स की जगह पे स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन था, क्या उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी टर्म में रख लिया था? याद आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की बताई थी मैंने, ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग। तो किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करो, जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, तो हमेशा अपने आप से पूछो क्या यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, या दोनों लेनी है? क्लैरिटी है ये? So this becomes the potential energy of the spring at an extension x which is half k x square. अगर हम एक्सटेंशन की जगह पे कंप्रेशन करें, तब भी मेरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगी। समझ में आ रही है बात? अगर हम एक्सटेंशन की जगह पे कंप्रेशन करें, तब भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगी। अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं, और इनिशियल कंडीशन कौन सी है, नेचुरल लेंथ पे अगर हम 0 मानते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्सटेंशन x या कंप्रेशन x में आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या क्लैरिटी है? यस एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गुड। सो ये है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा समझाने के एंगल से देखूं, ठीक है, तो जनरली ये पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जनरली हम ग्रेविटेशन और स्प्रिंग के साथ यूज करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वर्क डन जो है और स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है, वो हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम में नहीं रखते, बट उसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से अगर मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म लिख के दिखाऊं, वो था वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो इज इट इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू। क्या इस डेल यू में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द potential energy because of gravitational force or and स्प्रिंग फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, स्प्रिंग फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो याद रखना हमेशा
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्सेस, ये सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। एक्सटर्नल फोर्सेस में ग्रेविटेशन और स्प्रिंग फोर्स छोड़ के और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स छोड़ के बाकी जो भी फोर्सेस उसको एक्सटर्नल फोर्सेस डाले। और स्यूडो फोर्स तो तब सीन में आएगा जब ऑब्जर्वर कहां पे होगा, ऑब्जर्वर ग्राउंड फ्रेम पे नहीं होगा। मैं ये पहले ही बता चुका हूं आपको, जब हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, इन 99% and more cases, in 99% and more cases, we have to keep the observer, or the observer will be located in the ground frame. तो ग्राउंड फ्रेम से जब हम ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सूडो फोर्स तो आएगा ही। ये एकदम मतलब गांठ बांध के रखो, क्लैरिटी है ये? क्या ये बात समझ में आई है? आई होप यू गॉट दिस। ठीक है, फाइन। so this is what is the understanding that we are having। ठीक है, ठीक। तो दिस इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अभी ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, मैंने ये डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका रिवीजन करवा देता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म, बिकॉज अभी इसमें और कुछ ज्यादा बोलने लायक रहा नहीं, मैंने सब कुछ करा दिया है। इसमें मैथमेटिकल फॉर्म, कुछ मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स, नॉट फॉर्म, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा मैं इसमें रिवाइज कराता हूँ जो कि काम आता है। देखो, सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये बहुत काम आता है। क्यों काम आता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, बट हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अ गिवन वेरिएबल, और बाकी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, डबा बाय डबा एक्स सपोज, और लेट अस से ये जो है ये डिफरेंशिएशन की तरह ही है, and suppose I say it is operating on a function which is made up of x, y and z variable। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस डबा बाय डबा x रिप्रेजेंट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मैं y और z को कांस्टेंट मानूंगा जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इन दोनों को क्या मानेंगे हम? कांस्टेंट, और सिर्फ x वेरिएबल होगा और हम डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब क्या हुआ, सुनो एक एग्जांपल लो। सपोज वी से दैट y is equal to x square y plus y x cube plus 3y square। Suppose if I want to do daba by daba x of y, so अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, थोड़ा बेसिक मैथ से सब लोग ध्यान देना, इसको जब हम ये राइट हैंड साइड में जब हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, तो डू यू थिंक इट्स एन एक्सप्रेशन इन x एंड y? तो जब हम डबा बाय डबा x करेंगे तो हम x को ही वेरिएबल मानेंगे, y को क्या करेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। सो डबा बाय डबा x ऑफ y अगर मैं करूं, सो दिस वन विल बी डबा बाय डबा x ऑफ x स्क्वायर y प्लस डबा बाय डबा x ऑफ yx क्यूब प्लस डबा बाय डबा x ऑफ 3y स्क्वायर। क्या ये समझे? तो जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा डबा बाय डबा x ऑफ x स्क्वायर y, तो मैं y को कांस्टेंट मानूंगा और उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले आऊं, तो ये आ जाएगा, समझो इसको, y इंटू डबा बाय डबा x ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली जब मैं दूसरा कर रहा हूं तो मैं y को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन को बाहर ले आऊं, सो आई विल बी हैविंग y इंटू डबा बाय डबा x ऑफ x क्यूब। फिर लास्ट वाला में देखो, हमें करना है डबा बाय डबा एक्स, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे एक्स है ही नहीं, इट इज लाइक अ कांस्टेंट जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब आगे बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आप जानते हो। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। डबा बाय डबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा? 2x।
पावर रूल, डबा बाय डबा ऑफ एक्स क्यूब का रिजल्ट आएगा 3x² प्लस 0. सो विल वी गेट 2xy प्लस 3yx². ये मिलेगा everyone. Will I get this, everyone? So 2xy plus 3yx². This is what is the value of dabba by dabba x of y, where y is equal to x² y plus yx³ plus 3y². क्या ये समझा सबको? It is called as partial differentiation. क्या clarity है ये? Clarity है ये? ठीक है, एक और एग्जांपल करो, ये आपको हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में भी, और नोट्स में इसके डिटेल्ड है, मतलब बहुत अच्छे से कराया मैंने उसमें एग्जांपल देके. अभी जस्ट आपके समझ के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी वांट टू डू डबा बाय डबा y ऑफ xy² प्लस yx² प्लस 2xy. सपोज इसका डिफरेंशिएशन करना है. इट्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन. सबसे पहले ये सिंबल देख के आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर है तो इसका मतलब क्या, हमें y को वेरिएबल मानना है और x को कांस्टेंट मानना है. सो वी विल राइट इट एज डबा बाय डबा y ऑफ xy² प्लस डबा बाय डबा y ऑफ yx² प्लस डबा बाय डबा y ऑफ 2xy. सो डबा बाय डबा y ऑफ xy² अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, क्या x को हम कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन के बाहर ले आएंगे, तो x इंटू डबा बाय डबा y ऑफ y². आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस. फिर यहाँ पे क्या x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन के बाहर ले आएंगे x² को, सो इट विल बी x² इंटू डबा बाय डबा y ऑफ y. और यहाँ पे क्या 2x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन के बाहर ले आएंगे, तो इट इज लाइक 2x इंटू डबा बाय डबा y ऑफ y. आई होप यू गॉट इट राइट. अब इसको फील करें, डबा बाय डबा y ऑफ y², क्या ये है 2y, x², डबा बाय डबा y ऑफ y, इट्स अ डिफरेंशिएशन थिंग हैपनिंग, सिंपल डिफरेंशिएशन है ये, 1 आ जाएगा. एंड 2x डबा बाय डबा y ऑफ y, क्या ये भी 1 आ जाएगा. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2xy प्लस x² प्लस 2x. क्लियर है ये एवरीवन? क्लियर है ये एवरीवन? क्लियर है? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का फंडा है. अब इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज द नाबला ऑपरेटर. याद है? ये मैंने पढ़ाया था. इसको हम किसके बराबर करते हैं, दिस इज डबा बाय डबा एक्स ऑफ आई कैप प्लस डबा बाय डबा वाई ऑफ जे कैप प्लस डबा बाय डबा जेड ऑफ के कैप. इतना मैथमेटिक्स इस चैप्टर में आपको सीखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आता है. अब सवाल है कि इसका काम क्या है. इसका काम ये है टू डिटरमाइन, this nabla operator is used to determine if a given force is conservative or not. क्या ये समझे? ये मैंने कराया हुआ है, कुछ एग्जांपल लूंगा आपके सामने so that you are able to recall everything and you are able to do that, right? डेल्टा, इस ये जो डेल्टा लिखा हुआ है, या डेल्टा नहीं है, उल्टा डेल्टा है, ये एक्चुअली नाबला है. ये ग्रीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर है ये, इट इज कॉल्ड नाबला. सो नाबला ऑपरेटर. ठीक है, इसको लिखें.
देखो सपोज मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको क्लास में कराए हैं, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मैं आपको देता हूं एक फोर्स वेक्टर, दिस इज सपोज इफ आई से दिस इज समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप। मुझे चेक करना है कि ये फोर्स कॉन्जर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है चेक इफ द फोर्स इज कॉन्जर्वेटिव और नॉट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नाबला वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन, इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर नाबला क्रॉस एफ वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाए, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव। And if nabla vector cross f vector is not equal to 0 vector, then the force is non-conservative. इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा और अच्छे से। फिलहाल सब चेक करते हैं कि नैबला क्रॉस एफ कैसे निकाला जाए। आ जाए, देखो हमारा जो फोर्स वेक्टर मैंने लिया है वो लिया है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, राइट गाइज। ये लिया है मैंने एवरीवन, दिस इज व्हाट आई हैव टेकन एवरीवन। तो जब मैं नाबला वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, नाबला वेक्टर जो है ये है डबा बाई डबा एक्स ऑफ आई कैप प्लस डबा बाई डबा वाई ऑफ जे कैप प्लस डबा बाई डबा जेड ऑफ के कैप, राइट गाइज। and this cross f vector which is x square I cap plus 2y j cap plus 0 k cap. Yes, x square I cap plus 2y j cap plus 0 k cap. क्लियर है ये फंडा, प्लस 0 k cap। क्लियर है ये फंडा। अब आप इसको फील करो, समझो। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या करूं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या आपको बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वेक्टर्स चैप्टर में पता है? नहीं पता है तो सुनो, आई कैप लिखना है, फिर माइनस जे कैप लिखना है, फिर के कैप लिखना है, ठीक है। और फिर पहले वाले वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट इसके नीचे लिखना है, जे कैप का कोफिशिएंट इसके नीचे लिखना है, और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट लिखना है। फिर दूसरे वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर इसके नीचे लिखना है, जे कैप का कोफिशिएंट 2y इसके नीचे लिखना है, और के कैप का कोफिशिएंट 0 इसके नीचे लिखना है, और हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बेसिक वेक्टर्स का पार्ट है। आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद इट। इसको निकालते कैसे हैं, क्या समझाया था मैंने आपको। क्या पहले पहले क्या करेंगे हम लोग, आई कैप लिखेंगे, इसका रिजल्ट जो होगा आई कैप समथिंग, फिर माइनस जे कैप समथिंग प्लस के कैप समथिंग। ये समथिंग में क्या आएगा सुनना, आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो को हटा दो, क्या बच रहा है, बच रहा है डबा बाई डबा वाई 2y डबा बाई डबा जेड 0। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद ये नीचे वाला एरो से ऊपर वाला एरो सब्ट्रैक्ट करना है। ये कुछ कुछ है जो आपने मेथड ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ था। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था आपने?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते थे फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद है आपको? कुछ कुछ ऐसा ही करते थे आप, अगर आपको याद है तो। सो आई कैप के साथ क्या होगा देखो, ये हो जाएगा डबा बाय डबा वाई, मैं इसको रेड में दिख रहा हूँ, डबा बाय डबा वाई ऑफ 0 माइनस डबा बाय डबा जेड ऑफ 2y। क्या है, समझे? समझे? अब आएगा माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप में क्या होगा, माइनस जे कैप की वैल्यू निकालने के लिए मैं फिर से ये वाला डिटर्मिनेंट आपके सामने बनाता हूँ। इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जिनका बेसिक मैथ्स अगर 11th में मैथ्स लिया है तो पक्का उन्होंने ये चीज को किया होगा। डिटर्मिनेंट समझते हो? क्या क्लियर है ये? अब देखो, अब मैं माइनस जे कैप निकालने के लिए ये माइनस जे कैप वाला कॉलम और माइनस जे कैप जिस रो में है उसको हटाऊंगा। अब हमारे पास क्या बचा, डबा बाय डबा एक्स एक्स स्क्वायर और डबा बाय डबा जेड 0। फिर से वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये नीचे जाने वाला एरो से ऊपर जाने वाला एरो को सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीप्लाई करते हुए। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, समझना। क्या ये हो जाएगा डबा बाय डबा एक्स ऑफ 0 माइनस डबा बाय डबा जेड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखो के कैप, के कैप निकालने के लिए मैं फिर से ये डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, देखो फील करना। ये आई कैप माइनस जे कैप के कैप, डबा बाय डबा एक्स, डबा बाय डबा वाई, डबा बाय डबा जेड। जस्ट मुझे दिखाना है कैसे हुआ, इसलिए आप एक ही डायग्राम में खट 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 ये सब काम करोगे। एक्स स्क्वायर 2y 0। क्या अभी मैं के कैप वाला कॉलम हटा दूंगा और ये वाला रो हटा दूंगा, तो मेरे पास बचा क्या, डबा बाय डबा एक्स ऑफ 2y और ये डबा बाय डबा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं उसको लिखता हूँ डबा बाय डबा एक्स ऑफ 2y माइनस डबा बाय डबा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं आपको? अब देखो ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो डबा बाय डबा वाई ऑफ 0, क्या ये 0 आएगा, माइनस डबा बाय डबा जेड ऑफ 2y, डबा बाय डबा जेड ऑफ 2y, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बट यहाँ पे 2y है, क्या ये भी 0 हो जाएगा। डबा बाय डबा एक्स ऑफ 0 0 माइनस डबा बाय डबा जेड ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या वो भी 0। यहाँ पे देखो डबा बाय डबा एक्स ऑफ 2y कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो डबा बाय डबा एक्स ऑफ 2y 0 माइनस डबा बाय डबा ऑफ एक्स स्क्वायर इज आल्सो 0। क्या ये समझे आप? तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आई कैप इंटू 0 माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप इंटू 0। तो क्या आपको दिखा कि नेबुला वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, क्या ये 0 वेक्टर आया? इसका मतलब ये फोर्स कैसा फोर्स है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या क्लियर है ये कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर है ये? समझे आप? नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो। सपोज आई टेक अ फोर्स, सपोज वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x जे कैप। ये क्या है, ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ये देखना पड़ेगा। लेट्स सी। सो इफ आई डू अगेन नेबुला वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये निकालना है, विच विल बी, ध्यान से देखो, क्या ये हो जाएगा डबा बाई सॉरी आई कैप माइनस जे कैप के कैप, डबा बाई डबा एक्स, डबा बाई डबा वाई, डबा बाई डबा जेड। पार्शियल डिवीजन मैथमेटिकल पार्ट है ये, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्लियर है ये? समझ रहे हो? साथ साथ करना, ठीक है? ध्यान से देखो। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, आई का कोफिशिएंट आ जाएगा वाई स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट आ जाएगा 2x और के का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, ये आएगा 0। क्लियर है ये फंडा? अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं गाइस? क्या पहला रो ये हटा देंगे, ये हट जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आई कैप कुछ कोफिशिएंट, फिर माइनस जे कैप कुछ कोफिशिएंट, प्लस के कैप कुछ कोफिशिएंट। यस और नो?
तो आई कैप का क्या होगा, उसका वर्टिकल कॉलम और रो हटा दो, तो ये बच रहा है क्या, ये क्या आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो डबा वाई ऑफ 0 माइनस डबा वाई डबा जेड ऑफ 2x, दिस व्हाट वी आर गेटिंग। तो माइनस जे कैप, इसको मैं एक अलग कलर से हटाता हूँ बट यही रखता हूँ, माइनस जे कैप हटा दो और इस रो को हटा दिया, इसको ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या आ रहा है ये, क्या आ रहा है ये देखो, क्या ये आ जाएगा डबा बाई डबा एक्स ऑफ 0 माइनस डबा बाई डबा जेड ऑफ वाई स्क्वायर। क्या ये सब लोग लिख पाए, एवरीवन, सब लोग लिख पाए? तीसरा मैं ग्रीन कलर से इसको मैं कट कर रहा हूं, तो अब देखो ये आ जाएगा डबा बाई डबा एक्स ऑफ 2x माइनस डबा बाई डबा वाई ऑफ वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब देखो ये आएगा आई कैप, क्या ये है 0 माइनस 0, क्या ये 0 है, माइनस जे कैप, क्या ये भी 0 माइनस 0 है, क्योंकि डबा ऑफ डबा जेड ऑफ वाई स्क्वायर करूंगा, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, क्योंकि हमें जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये 0 माइनस 0। और लास्ट वाला देखो के कैप, इसका क्या आ रहा है देखो, क्या डबा बाई डबा एक्स ऑफ 2x आ रहा है, वो आएगा 2 माइनस डबा 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 बाई डबा वाई ऑफ वाई स्क्वायर, वो आएगा 2y। तो आपका रिजल्ट आ जा रहा है 2 माइनस 2y इंटू के कैप विच इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब ये जो फोर्स है, क्या ये नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स है? कुछ बच्चे का, कोई बच्चा बोल रहा था कि ये भी कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, सोच के बोलो, आपने कैलकुलेशन में पक्का गलत किया है, और ऐसे कैलकुलेशन एरर्स आपके मार्क्स को नेगेटिव में लेके जाएंगे। ये मैथ्स स्किल्स है, गलती मत करो। क्या क्लैरिटी यही है? एफ वेक्टर इक्वल टू वाई स्क्वायर आई प्लस 2xj। तो यहाँ पे देखो, सब लोग ध्यान से देखना, ये नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्स आया, तो दिस इज एन एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, कंप्लीटली मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स का कहीं पे कुछ भी यहाँ पे रूल नहीं है। एक बार कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन हुआ, उसके बाद फिजिक्स का रोल आता है, फिर डिपेंडिंग अपॉन दैट हम क्या बोल सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या क्लियर है ये? समझे? तो ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन आएगा और आपको बोलेगा कि डिसाइड करो ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं, ठीक है? बट के इज 0 ना, के 0 कैसे, मैं कुछ गलत किया, चेक करो। के के कैप का कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 0 वेक्टर तो नहीं आ रहा है ना, वरद वरद वरद, के कैप का कोफिशिएंट नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि के कैप का ये हम कुछ अलग कर रहे हैं, नेबला क्रॉस एफ कर रहे हैं हम, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि के कैप का कोफिशिएंट 0 है, इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है जो 0 वेक्टर नहीं आ रही। समझे क्या? तो ये नॉन कॉन्जर्वेटिव है। क्लियर है ये? समझे मैंने क्या बोला? नोट करो इसको, दिस इज अ गुड थिंग, नोट करो इसको। ओके, अभी देखो, अगर हम फिजिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो कॉन्सेप्ट क्या है, सुनना, कॉन्सेप्ट है कॉन्जर्वेटिव फोर्स, किन फोर्सेस को कॉन्जर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें, मैथमेटिकली हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक गिवन फोर्स कॉन्जर्वेटिव है या नहीं बाय यूजिंग दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला नैबला क्रॉस एफ वेक्टर। तो फिजिक्स में हम ये समझते हैं कि कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस हैं
कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, ये मैं ऑलरेडी ये सब डेफिनेशन सब दे चुका हूं, नोट्स में डिटेल में अवेलेबल है. आर दोज फोर्सेस वेयर वर्क डन by the force is independent of path, is independent of path. It just depends on initial and final position and not, ठीक है, and not on the path. This is what is the meaning of conservative force, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आपको फील आएगी, आपको समझ आएगी, ठीक है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, देखिए ध्यान से. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट स्लाइड में एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दिया था, विच इज एक्स स्क्वायर आई प्लस 2i j कैप. मैं उसी एग्जांपल को यूज कर रहा हूं. देखो, तो हमारे पास फोर्स वेक्टर जो है वो है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2i j कैप. ये हमारे पास फोर्स वेक्टर है, ठीक है. सपोज इफ आई से दैट अ बॉडी is acted by force F vector, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, and body moves from 0,0 to 4,4 along line y equal to x. Find work done by force F vector. ये मेरा सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये मेरा सवाल है, ठीक है. आप एक चीज नोट करो, देखो आपको समझ में आएगी. अगर ये मेरा F वेक्टर है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जो वर्क डन है इसका बेसिक फॉर्मूला है F वेक्टर डॉट ds वेक्टर. समझना मैं क्या बोल रहा हूं. इसको मैं लिख सकता हूं F वेक्टर इज दिस, ऊपर का जो वेक्टर है उसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2i j कैप डॉट ds वेक्टर. अगर आपको याद होगा मैंने ds वेक्टर आपको सिखाया है. ds वेक्टर इज गिवन बाय dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. ये मैं आई विल आस्क ऑल स्टूडेंट्स टू रिमेंबर कि जो ds वेक्टर है इसको हम लोग लिखते हैं एज dx वेक्टर i कैप प्लस dy वेक्टर j कैप प्लस dz वेक्टर k कैप. ये मैं बोलूंगा सबको याद रखने के लिए. छोटा सा ये फैक्ट है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बोलते हैं, वैसे ds वेक्टर इज dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप. क्लियर है ये? तो ये हमने यहाँ पे किया. तो dw इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर व्हिच इज x स्क्वायर i कैप प्लस 2i j कैप डॉट dx i कैप dy j कैप dz के कैप. अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करना आता है, राइट? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस
2y इंटू dy, याद आ रहा है, प्लस के कैप में यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 इंटू डी जेड मल्टीप्लाई होगा तो डी जेड वाला पार्ट रहेगा नहीं। सो हमारे पास डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आई, क्या वो है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y dy। सो टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, टोटल वर्क क्या वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा हूं, देखो क्या हम मूव कर रहे हैं 0,0 से 4,4 तक, तो क्या ये x की इनिशियल वैल्यू है और क्या ये x की फाइनल वैल्यू है। सिमिलरली y की वैल्यू मूव कर रही है 0 से 4, क्या ये y की इनिशियल वैल्यू है और क्या ये y की फाइनल वैल्यू है। तो हमें अकॉर्डिंगली x और y की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर है ये, x की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0 और x की फाइनल वैल्यू कितनी है 4, y की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, y की फाइनल वैल्यू कितनी है 4। क्या ये समझा, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट इज एक्स क्यूब बाई 3, और x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 to 4, प्लस वाई स्क्वायर 2y² बाई 2, तो 2 कट जाएगा, इट इज वाई स्क्वायर, और लिमिट्स कहां से कहां तक जाएंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा देखो 64/3। समझो अभी द बेस्ट पार्ट इज नाउ कमिंग, ये तो मैथमेटिक्स था, 64/3 प्लस 16 which is 64 plus 48 which is 112 अपॉन 3, ये जूल मेरा वर्क डन है। अब इस चीज को समझो, देखो मैंने ये सवाल आपको दिया था कि इट इज मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल टू x, लेकिन जब मैंने इसका वर्क डन निकाला तो पूरा स्टेप देखो, कहीं पे भी हमें y इक्वल टू x का यूज नहीं पड़ा, नो यूज। ये दिया हुआ था इंफॉर्मेशन बट इसकी यूज नहीं लगी मुझे, नो यूज। यही होता है जब मैं बोलता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस और वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखो पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उस पाथ की फॉर फाइंडिंग आउट द वर्क डन, मैंने उसके बिना ही वर्क डन निकाल ली। क्या ये समझ पा रहे हो आप, मैंने उसके बिना ही वर्क डन निकाल लिया। क्या ये समझे आप, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर है ये, तो ये है एप्लीकेशन जो आप पढ़ रहे हो कि नैबला क्रॉस एफ वेक्टर करोगे तो फोर्स कॉन्जर्वेटिव है या नहीं है, ये आपको पता चलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, और हम इस मान लीजिए जैसे कि ये वाला केस में हमारे पास था कि ये कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। देखो हम उस चीज को यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, हम उस चीज को देखो कैसे हम देख रहे हैं उसको मैथमेटिक्स। देखो जब हमने इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकाला, कहीं पे भी क्या y इक्वल टू एक्स जो इक्वेशन था उसका यूज पड़ा, नहीं पड़ा, वो प्रोवाइडेड था बट उसका यूज नहीं आया। सिर्फ हमें देखो इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स की दरकार थी, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिया था उसी एग्जांपल को लूंगा और आपको समझाऊंगा, देखो ध्यान से। देखो दूसरा जो मैंने एक क्वेश्चन लिया था वो लिया था एफ वेक्टर जो है, सपोज इफ आई से एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xj कैप, सपोज इफ आई टेल यू दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन है मान लो, ठीक, दिस इज सिचुएशन, दिस इज द एफ वेक्टर। ठीक है, एंड इफ आई गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट a body is taken from 0, 0 to 3, 6 along line y is equal to
2x. ठीक है, along the line y is equal to 2x. Find the work done. Find the work done. कैसे निकालें? फिर से देखो, जो वर्क डन है उसकी बेसिक डेफिनेशन है dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर. इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा. You need to perform this at least 4 to 5 times so that you can gain confidence. f vector dot ds vector. f vector क्या है? f vector है सर y square I cap प्लस 2x j cap. ये मेरा f vector है. इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा ds वेक्टर से. मैंने बोला ds वेक्टर याद रख लेना है. इट इज dx I cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap. और जब f वेक्टर डॉट ds वेक्टर करूंगा आई विल गेट समथिंग लाइक y स्क्वायर dx प्लस 2x dy. ये आ रहा है. अब इस चीज को फील करो. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. अब इस चीज को फील करो. टोटल वर्क डन जब मैं निकालूंगा, क्या टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw. एंड इंटीग्रेशन ऑफ dw जब मैं करूंगा, इज इट इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dy. अब देखो प्रॉब्लम ये है कि यहां पे फील करना, यहां पे देखो x है बट यहां पे y स्क्वायर है. बट हमने ये सीखा है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ही चाहिए आगे, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर y है, आई नीड अ फंक्शन ऑफ y ओनली हियर, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? क्लियर है ये? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, राइट? इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? अच्छा, अब सुनो. अगर मैं ये रिलेशनशिप या ये इंफॉर्मेशन यूज करूं, y इज इक्वल टू 2x, ये वैल्यू जो आ रही है y की, इसको यूज करके यहाँ पे y की जगह पे अगर मैं पुट कर देता हूँ, क्या कुछ बात बन सकती है? फिर पक्का बनेगी सर. y की वैल्यू 2x रखो, क्या ये आ जाएगा 4x स्क्वायर dx. और यहाँ पे इंटीग्रेशन 2x dy, क्या x की जगह पे मैं y बाई 2 रख दूं? यहाँ से y इक्वल टू 2x, x की जगह पे y बाई 2. तो x की जगह पे अगर मैं y बाई 2 रख दूं, 2 इंटू वाई बाई 2, क्या ये आ गया y dy. अब बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से 3. ये देखो. और y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है? 0 to 6. क्या अब हम इंटीग्रेशन कर सकते? बिल्कुल कर सकते. इज इट 4/3 ऑफ x क्यूब? और x की वैल्यू वेरी हो रही है 0 to 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और y की वैल्यू वेरी हो रही है 0 to 6. क्या मेरा रिजल्ट आ जाएगा 4/3 इंटू एक्स क्यूब विच इज 27 प्लस हाफ इंटू वाई स्क्वायर विच इज 36. क्या रिजल्ट आ जाएगा? 36 प्लस 18 विच इज 54. आंसर एवरीवन. अब यहाँ पे फील करना मैं क्या बोल रहा हूँ. क्या यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए क्या मुझे ये, क्या पाथ से हम जा रहे हैं 0,0 से 3,6, क्या ये इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी? तो इसीलिए बोला जाता है कि इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस वेयर वर्क डन इज, और वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ. क्या ये एग्जाम्पल के जरिए आप एकदम अच्छे से समझ पाए कि अगर कॉन्जर्वेटिव फोर्स है, जब हम बोल रहे हैं कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे? क्योंकि ये वाले सेक्शन के जो भी सवाल आते हैं मैथमेटिकली होता है, तो आपको ये समझ होनी चाहिए. क्या क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
क्या ये क्लियर है? बोले क्लियर है ये? आई होप यू गॉट दिस राइट. ओके. अब देखिए आप, एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, उसका अगर मैं रिवीजन कर रहा हूं, विच इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स. दो तीन कॉन्सेप्चुअल बातें मैं यहां पे बोलूंगा. सबसे पहले, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही है. ठीक है, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स. और ये रिलेशनशिप जो है कहां से आया, कैसे आया, उसके बारे में हमें वरी करने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये रिलेशनशिप याद रखना है. क्या रिलेशनशिप है? सुनो. जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस डबा बाई डबा एक्स ऑफ यू आई कैप माइनस डबा बाई डबा वाई ऑफ यू जे कैप माइनस डबा बाई डबा जेड ऑफ यू के कैप. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. क्लैरिटी है ये रिलेशनशिप वी हैव टू रिमेंबर, ये हमें याद रखना है. तो अब समझो कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसमें. अगेन मैथमेटिकल पार्ट है. देखो अभी आज के क्लास में अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने मैथमेटिकल पार्ट्स बहुत सारी चीजें कराई है. ये भी एक सेगमेंट है जो कि वर्क पर एनर्जी के क्वेश्चंस में देखा जाता है और आता ही है ऑलमोस्ट. राइट. बहुत आसान होता है. अगर आपको बेसिक मैथ्स जो मैं बताया, अगर आपको वो क्लियर है, तो इससे आसान कुछ है नहीं. लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है, तो इससे टफ भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या. समझे क्या? तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा. सपोज मैं बोलूं पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा है, सपोज इट इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y. ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी है इन जूल. और मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होगा. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है वो निकालो. तो क्या मैं कंजर्वेटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है, क्या लिखूंगा मैं? कैसे लिखूंगा मैं? डबा बाय डबा एक्स नेगेटिव ऑफ यू. यू क्या है? यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y आई कैप माइनस डबा बाय डबा y ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y जे कैप माइनस डबा बाय डबा जेड. अब देखो आप खुद समझ में आ जाएगा कि डबा बाय डबा जेड जब हम करेंगे तो ये पूरी चीज जीरो आ जाएगी, क्योंकि ये जो फंक्शन है u का, उसमें z कुछ है ही नहीं. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा. आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग इट राइट. पार्शियल डिफरेंशिएशन. अब इसको कैसे लिखें? माइनस डबा बाय डबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y. कैसे हमें ऐसे लिखना चाहिए? माइनस डबा बाय डबा एक्स ऑफ 2y. क्या ये सब कुछ आई कैप के साथ आएगा? अब देखो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. आगे क्यों जीरो होगा? क्योंकि y का फंक्शन है एंड वी आर डूइंग डबा बाय डबा एक्स. क्लियर है ये? सो माइनस डबा बाय डबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आई कैप हुआ. अब इसको देखो दूसरा वाला, ये क्या हो जाएगा? विल इट बी माइनस डबा बाय डबा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये प्लस होगा, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने. डबा बाय डबा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डबा बाय डबा वाई ऑफ 2y. क्लियर है ये? अब देखो यहाँ पे माइनस डबा बाय डबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा माइनस 2x. ये जीरो है आई कैप. और ये आ जाएगा, देखो डबा बाय डबा ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा. और ये आ जाएगा 2 माइनस 2 जे कैप. ये जे कैप
This is what is your equation for conservative force, या this is what is your conservative force. तो जो conservative force आया वो कितना आया, -2x I cap -2j cap. क्या ये क्लियर है फंडा? तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाएंगे. तो मैंने ओवरऑल 3 या 4 लेक्चर्स में टोटल मैंने वर्क फॉर एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराने की कोशिश की है. अब बेस्ट तरीका है बूस्टर सीरीज से अपना नॉलेज को एनहांस करने का कि बूस्टर सीरीज को भी आप देख लें, जो मिस आउट करते हैं वो रिकॉर्डिंग देखें, और अपने नोट्स को और बूस्टर सीरीज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता गए हैं दोनों को मिक्स करके अपना कॉन्सेप्ट एनहांसमेंट करें. इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हर बच्चे से सवाल बनना शुरू होना चाहिए. अब आपका काम है कि आप मॉड्यूल उठाएं, स्प्रिंट सेट्स उठाएं और उनको सॉल्व करें, और जो डाउट्स हो रहा है डाउट सेशन में आए और कंप्लीट करें. नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर रिवीजन में. आई विल लेट यू नो दैट, और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन थ्रू बैनर्स मिल जाएगी ग्रुप में कि हम किस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से. ठीक है. सो वर्क फॉर एनर्जी आई विल स्टॉप हियर टुडे एंड we will start with a new chapter in the next class revisions. ठीक है. So again we will meet for the booster series session next week. The timing you all are aware of. ठीक है. So I will stop now.